हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोग 20 प्रश्न किए थे और आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आज हम लोग 50 तक करेंगे। तो 21 से लेकर 50 तक 30 प्रश्न ये करेंगे और 10 प्रश्न मैं अलग से भी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। थोड़े से मतलब ये तो आसान प्रश्न है, इससे थोड़े से कठिन है ना। हालांकि जिसकी तैयारी अच्छी होगी तो वो भी प्रश्न आपको आएंगे। तो उसको मैंने ऐसे कॉपी पे लिख के आप लोगों को दिखाया है। बस आप लोगों को तो आंसर जानने से मतलब है, डिटेल उसका जानने से मतलब है। तो आप लोग उसको भी देखिएगा कि आपको क्वेश्चन वो आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें 21वां प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। अब ध्यान दीजिएगा, बाल मुकुंद की बात हो रही है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, 1907 में। ठीक है, तो वर्ष 1907 में बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। अब चलते हैं 22वें प्रश्न पे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि आप बताइए कौन होंगे इसमें। मुल्ला दाऊद हैं कि मुल्ला बजई हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं या कुतुबन है, कौन है आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अब देखिए कैसे मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। ये मुल्ला दाऊद जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद का कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोर या लोरिक, ठीक है, नायक जो है लोर या लोरिक है और नायिका जो है चाँदा या चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। मतलब लोर लोरिक या चंदा है ना, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ये इसमें किसमें चंदायन, मेरे चंदायन नाम ही है तो चंदा इसमें है, लोर लोरिक इसका नायक है। ठीक है, तो इस तरह से ये 22वां हो गया। 23वां बताइए। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूफी प्रेमाख्यानक बताइए रचनाओं की भाषा कौन सी थी। अब इसका जवाब होगा ए, अवधी। ठीक है, अब इसमें जो है अधिकांश सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यानक रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, बताइए। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। कृष्णदास हैं कि ध्रुवदास है कि नाभादास है कि श्री भट्ट, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नाभादास। ठीक है, राम भक्त कवि पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों को तो अभी देखिए आप, नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है ना, जो बहुत प्रसिद्ध है। ये तुलसीदास के समकालीन मतलब राम भक्त कवि थे। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास मतलब ऐसा है कि माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे 25वां प्रश्न। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। अब बताइए, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। कृष्ण का, विष्णु का, राम का कि शंकर का, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राम का। तो देखिए अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। इस पुस्तक के रचयिता राम भक्त कवि नाभादास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अष्टयाम, अक्सर मतलब नाभादास के नाम से ही मतलब ये पूछ देता है प्रश्न। ठीक है, अब देखिए 26वां। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है। अब ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े हैं। राम ध्यान मंजरी, राम तत्सई, कृष्ण गीतावली या श्री रामार्चन पद्धति, बताइए। इसका हो जाएगा सी। ठीक है, सी, कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, जबकि राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की। ठीक है, श्री रामार्चन पद्धति तथा राम सत्सई रामानंद की रचनाएं हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और बता दें कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं में ये पूछता है कौन सा अवधि में है, कौन सा ब्रज में है, तो ये भी पूछ लेता है। तो जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, जैसे कृष्ण गीतावली है ना, तो और भी जो रचनाएं इनकी हैं तो उसमें जिसमें बड़ी ई की मात्रा आपको दिखेगी है ना, तो वो आप समझिएगा कि वो ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक था छोटा सा जिसको आप देख सकते हैं। 27वां देखिए। कभू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरहु दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और इसके रचनाकार कौन है। तो इसका है गीतावली और तुलसीदास, सूर सागर और सूरदास, पद्मावत और जायसी, रामचरितमानस और तुलसीदास। आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हो जाएगा डी, रामचरितमानस और तुलसीदास। अब देखिए इसमें
कि ये जो मतलब काव्य पंक्तियाँ हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं और रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। और आप लोगों को पता होगा कि ये कितने कांड में है रामचरितमानस? 7 कांड में विभाजित है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, सातों कांड। अब देखिए 28वां, निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? ठीक है, अष्टछाप का कवि नहीं था, बताइए। नंददास, छीत स्वामी परमानंद और हरि व्यास देव अष्टछाप का कवि, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28वें का डी, हरि व्यास देव। अष्टछाप कवियों में 4 बल्लभ, अब इसका डिटेल थोड़ा देखिए। अष्टछाप कवियों में 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनके नाम कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। अन्य 4 जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है, जिसमें से गोविंद स्वामी आते हैं, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। अतः अष्टछाप के कवियों में हरि व्यास देव शामिल नहीं है। अब थोड़ा सा ट्रिक जान लीजिए याद करने का। अभी जैसे मैंने बताया कि ये बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के थे। तो बल्लभाचार्य के शिष्य को आप ऐसे याद कर सकते, कुसूप कृष्ण, ठीक है। अब ऐसे याद कर सकते हैं आप, कुसूप कृष्ण, ठीक है, कुसूप कृष्ण। अब कु से क्या हो जाएगा? कुंभनदास हो जाएगा, और सु से सूरदास, प से परमानंद दास और कृष्ण तो कृष्णदास, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है, ये जो 4 हैं आपके, ये बल्लभाचार्य के थे, ठीक है। जब इतना याद हो जाएगा, कभी कभी यही पूछ देता कि इसमें से कौन बल्लभाचार्य के थे, कौन विट्ठलनाथ के थे, तो जब इतना आपको याद हो जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो बाकी बच्चे होंगे वो विट्ठलनाथ के होंगे, ठीक है। अब 29वां देखते, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका? ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि उसमें ये प्रतीक पे निर्धारित था, ठीक है। तो इसमें बताइए पद्मावत में पद्मिनी जो है वो किसकी प्रतीक है? तो ये है परम सत्ता की, ठीक है ना, परम सत्ता की। पद्मावत है 1540 ईस्वी है, प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत में पद्मिनी जो है वो परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए 30वां, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अभी देखिए, अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, सोच के बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा बी, अष्टछाप धारा के, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य छीत स्वामी कृष्ण भक्ति से संबंधित वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवि थे, और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में मतलब मानी जाती है, बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी, है ना। इनके पुत्र थे बल्लभाचार्य के, कौन पुत्र थे? विट्ठलनाथ ने। इन्होंने अष्टछाप की मतलब स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। चलिए 31वां देखते हैं, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे, बताइए आप लोग। विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मीकांत वर्मा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहन राकेश। अब देखिए, लहरों की राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य महत्वपूर्ण नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आधे अधूरे, है ना, ये भी इनके आपके आ जाते हैं मोहन राकेश के। अब रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले से आपको निशान दिख रहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए कैसे कि रसज्ञ रंजन नामक निबंध युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो एक वैचारिक एवं मौलिक निबंध है। उनके अन्य निबंध देख लीजिए, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य कुठार एवं वनिता विलास। साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य कुठार एवं वनिता विलास आदि हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 33वां, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? अभी कल ही हम लोग कहे थे ना कि किसी का नाम हम लोग लिए थे और कहे थे कि बहुत ही वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किस वजह से? कल हम लोग बात किए थे अपने प्रैक्टिस सेट में। तो बताइए किसने स्वर्ण युग कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सामने कई बार आया भी होगा, आप लोग बताइए। तो आपको जाहिर सी बात है सही आंसर दे रहे होंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो
सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया था। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। पूछ सकता है कहाँ से हुआ था, ठीक है। और तो याद कर लीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, ठीक है, विशेषांक के रूप में इनका पूछ सकता है, इनकी रचना है कौन सी है, इनकी कौन सा मतलब है, क्या इन्होंने लिखा था, तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिखा था। और सन पूछ सकता है तो 1888, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर इसी तरह से आप एक प्रश्न पर 3-4 चीज़ें याद करते चलिए। 34वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। अब ये भी आप पहचान सकते हैं आराम से, श्री वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सोच के बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ये तत्सुखी संप्रदाय। तो ये तत्सुखी संप्रदाय हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। बाकी जो है जितने भी आपको दिख रहे हैं, श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है, ये सारे जो हैं आपके कृष्ण भक्त के मतलब संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके सामने भी आया होगा, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ए ऑप्शन। तो इसमें चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ये भी पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे। तो 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है दशम ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। मतलब दशम ग्रंथ में तो इनकी सारी रचनाओं को संग्रहित किया गया है, ठीक है। और ये जो चंडी चरित्र है ये भी इन्हीं की रचना है, गोविंद सिंह की। तो ये तो 35 प्रश्न हो गए। इसके आगे भी है, 36 से भी है थोड़ा सा, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये थोड़ा सा। आप लोग जो कह रहे थे थोड़ा सा आप लोग इसको भी देखिए, बताने की कोशिश करिए। अब आप लोग बताइए कि इसमें से कुछ प्रश्न मैंने 10 प्रश्न ऐसे ही ऐड कर किए हैं, थोड़े से इस लेवल से थोड़े से ऊपर हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है। सचेतन कहानी, जैनेन्द्र, कमलेश्वर, महीप सिंह या निर्मल वर्मा, आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महीप सिंह, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नई कहानी के विरोध में दूसरा सक्रिय आंदोलन सचेतन कहानी का है। नई कहानी जो हुआ था उसके विरोध में दूसरा सक्रिय आंदोलन सचेतन कहानी का था और सचेतन कहानी के मुख्य प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह है। इस आंदोलन की शुरुआत आधार के सचेतन कहानी विशेषांक संपादक कौन थे, डॉक्टर महीप सिंह से मानी जाती है, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसका संबंध अ कहानी से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो किसका अ कहानी से संबंध नहीं है। रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद विमल, निर्मल वर्मा या दूधनाथ सिंह, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निर्मल वर्मा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1960 आते आते फ्रांस की एंटी स्टोरी की तर्ज पर हिंदी कहानी में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया गया। मतलब 1960 आते आते मतलब फ्रांस की जो एंटी स्टोरी थी, मतलब उसी के हिसाब से यहाँ भी हम लोग हिंदी कहानी में एक नया आंदोलन देखने को मिलता है जिसका नामकरण किया गया अ कहानी। अब इसके पक्षधरों में डॉक्टर गंगा प्रसाद, कौन कौन थे अब देख लीजिए, और भी लोग थे। गंगा प्रसाद विमल थे ही, जगदीश चतुर्वेदी थे, ज्ञान रंजन थे, दूधनाथ सिंह थे, श्रीकांत वर्मा थे, विश्वेश्वर मतलब आदि ये लोग कहानीकार की मतलब ये सारे लोग इसी में थे। रविंद्र कालिया भी इससे जुड़े थे। साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों की कहानियों को पहले तो गंगा प्रसाद विमल ने साठोत्तरी कहानी की संज्ञा दी। मतलब ये जो का समय था पहले इसको साठोत्तरी कहानी की संज्ञा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे समकालीन कहानी के रूप में प्रचारित करने की चेष्टा की और कुछ दिनों बाद इसका नामकरण हुआ अ कहानी के रूप में, ठीक है। तो इसी का समझिए कि पहले साठोत्तरी कहानी नाम रखा गया, फिर समकालीन कहानी और इसको बाद में कुछ दिन के बाद इसको अ कहानी कहा गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब अभी हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वाला जो क्वेश्चन, इसके ये वाला अ कहानी वाला इसी से संबंधित है, ध्यान से आप लोग करिएगा। कौन सा सुमेलित है बताइए। समांतर कहानी राकेश वत्स का है, अ कहानी गंगा प्रसाद विमल का है, सक्रिय कहानी महीप सिंह का है कि सचेतन कहानी कमलेश्वर का है, बताइए। इसमें से कौन सा सुमेलित है, नहीं पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है ये बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
अभी हम लोग पढ़े हैं गंगा प्रसाद विमल कहानी, ठीक है। बस अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब सारे का ऑप्शन देखिए। अब समांतर कहानी जो है इसका कमलेश्वर है, समांतर कहानी जो है इसके कमलेश्वर हैं। और अच्छा, कैसे याद करेंगे इसको, तो आप याद कर लीजिए कमलेश्वर समांतर कहानी, ठीक है। तो कैसे याद होगा, कमल, कमलेश्वर से कमल, कमल का फूल समांतर जगहों पे खिलता है। अब याद कर लीजिए, दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि समांतर जगहों पे कमल का फूल खिलता है, तो यानी कि कमलेश्वर का समांतर। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। अब सक्रिय मतलब यानी कि राकेश जो था, मतलब एक व्यक्ति है, वो बहुत ही सक्रिय रहता था, ठीक है। राकेश जो है हमेशा सक्रिय रहता था, तो सक्रिय कहानी। सचेतन कहानी महीप सिंह। महीप सिंह हमेशा सचेत रहते थे। महीप जो थे राजा थे, महीप मतलब होता है ना राजा के रूप में लीजिए इनको। तो महीप जो थे, महीप सिंह हमेशा सचेत मतलब रहते थे अपने दुश्मनों से बचने के लिए, तो महीप सिंह का सचेतन कहानी, ठीक है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए अगला कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आया होगा। ये किसका कथन है, रसखान का है, केदारनाथ सिंह का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या निराला का है, बताइए। तो आप लोग सही जवाब दे ही रहे होंगे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और देखिए, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये वैष्णव धर्म के प्रति आसक्त होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। इसी परंपरा का पालन वाहिद और आलम ने भी किया था। इन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उपयुक्त उक्ति कही थी, ठीक है। और अब देखिए थोड़ा सा हम रसखान के बारे में और भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिएगा। देखिए, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, अभी मैंने बताया। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में मतलब माना जाता है, अनुमानतः है। सवैया छंद में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्यों मतलब ये मशहूर हैं, तो क्योंकि ये सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं, है ना। ये सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान प्रथम कवि हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए क्या बताया है, क्या लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवाइयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए कहा है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां भी देख लीजिए। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, 4 है, ठीक है ना। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अब सुजान रसखान में 181 सवैया है, 17 कवित्व है, 12 दोहा है, 4 सोठा है, कुल 214 छंद हैं। सुजान रसखान में 214 छंद हैं कुल। प्रेम वाटिका, इसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति है, 53 दोहा है इसमें। दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य है ये। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, ठीक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है, वही जो अभी क्वेश्चन था कि इन मुसलमान हरिजनन पर क्या है कि कोटिक हिंदू वारिये, ठीक है, या केतिन हिंदू वारिये, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग मतलब इससे संबंधित है, तो इतना हम लोग रसखान के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया। नई कविता कहा गया कि कविता की समकालीन कविता की नवगीत, आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, समकालीन कविता। अब 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता का नाम दिया गया। अरुण कमल ने लिखा है, समकालीन कविता से यहाँ आशय कवियों की उस पीढ़ी की कविता से है जिसने अपनी आँख से निराला को नहीं देखा, उसने निराला को केवल पढ़कर देखा जाना, जिसने उन लोगों को देखा जिन्होंने निराला को देखा। और मोटा मोटी यह वह पीढ़ी है जो सन 70 के बाद हिंदी कविता में आई और जिसका स्वतंत्र पहचान सन 80 के आसपास या उसके बाद स्थिर हुई। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है 1975 या 1970 के बाद की जो मतलब पीढ़ी थी, वो समकालीन जो कविताएं लिखी गई वो समकालीन कविता के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध लिखे थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोचिए। कुट्टी चातन के उपनाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध, किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अज्ञेय, ठीक है। अब देखिए, कुट्टी चातन के नाम से अज्ञेय के ललित निबंधों का संग्रह सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सब रंग है ना, निबंध संग्रह इनका से प्रकाशित हुआ। अज्ञेय जी अपने निबंधों में अपना अनुभूत सत्य लिखते हैं। और देखिए, इसमें त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में
ठीक है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में संग्रहित निबंधों में अनुभूत सत्य का वैचारिक विश्लेषण है। त्रिशंकु, आत्मनेय पद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये सब उनके क्या है, निबंधों के संग्रह हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन भ्रमरानंद के उपनाम से लिखा करते थे? भ्रमरानंद के नाम से। विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, बाल मुकुंद गुप्त या कुबेरनाथ राय? कौन भ्रमरानंद के नाम से लिखता था, बताइए। तो इसका भी आप लोग जवाब जानते ही होंगे, विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए, विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से भी रचनाएं करते थे। जब भी ये भ्रमरानंद नाम से लिखते थे तो इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग आ जाता था। अब इनका और देख लीजिए कि विद्यानिवास मिश्र क्या कहते हैं, मतलब इनके अनुसार हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। मतलब ये जो आंचलिक, जो लोगों के समझने लायक ऐसी भाषा जो थी, जो उनके क्षेत्र में जो बोली जाए उस पर ज़्यादा ये जोर देते थे। कहते थे कि उसके प्रयोग से हम कठिन भाषा से मतलब बच सकते हैं। अगला देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर मतलब ये आपको देखने को मिलेगा। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये कौन कहा था? मैथिली शरण गुप्त कहे थे या विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल या बाल मुकुंद गुप्त? आप लोग बताइए कि मैथिली शरण गुप्त हैं, विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरिऔध। ठीक है। अब इसमें यही है कि हरिऔध ने ये कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है। तो ये जो है विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ठीक है। आगे देखते हैं। गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या थी? इसकी भाषा पूछ रहा है। अवधी थी, भोजपुरी थी, खड़ी बोली थी या ब्रज थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली। अब देखिए, खड़ी बोली में गद्य की पहली पुस्तक अकबर के समकालीन कवि गंग लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। ठीक है ना, मतलब इसी को माना जाता है जिसकी बोली क्या है, जिसकी भाषा जो थी खड़ी बोली माना जाता है। ठीक है ना, खड़ी बोली है। अब किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय का है, मुक्तिबोध का है, गिरिजा कुमार माथुर का है या दिनकर का है? बताइए। तो इसका हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है। क्रांति, अब इसमें देखिए, क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद स्थान प्राप्त किसका होता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। मतलब निराला के बाद यही माने जाते हैं क्रांतिकारी कविताओं लिखने के उसमें संबंध में। और ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे, मतलब प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों कवि थे। इनकी प्रथम कहानी क्या थी? खलील काका। देखिए, कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ देता है। इनकी प्रथम कहानी खलील काका थी। ठीक है, मुक्तिबोध की। अब ये तो थे कुछ मतलब अलग से प्रश्न, मतलब मैंने इसको लिख के डाला था। अब आगे हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 35 तक हम लोग देखे थे, अब यहाँ 36 से देखते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? जागरण काल, पुनर्जागरण काल, निर्माण काल या सुधार काल? बताइए। तो इसका आप लोग भी जानते होंगे, पुनर्जागरण काल। ठीक है। तो देखिए, भारतेंदु काल जो है नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, नाटक, कहानी। मतलब कौन सी ज़्यादा मतलब थी, मतलब केंद्र में कौन सी मतलब ज़्यादा रचनाएं की गई? उपन्यास, नाटक, कहानी, मतलब या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अब इसका ऑप्शन होगा आपका सी, नाटक। ठीक है। भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, किंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जो थी वो नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। मतलब मौलिक और जो अनुवाद जो किए गए नाटक, ये सब भी इसमें सम्मिलित हैं। भारतेंदु के खुद ही आप देख सकते हैं कितने सारे आपके नाटक इस तरह के मिल जाएंगे। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? बताइए। पृथ्वीराज की आंखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा रामकुमार वर्मा। ठीक है।
ये सारी चीज़ें तो आपको अब याद ही हो गई होंगी। पृथ्वीराज की आंखें रेशमी टाई चारुमित्रा, ये और भी है इनकी, है ना। ये पृथ्वीराज की आंखें रेशमी टाई चारुमित्रा आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित प्रमुख एकांकी हैं, है ना। एकांकी, एकांकी में भी आता है ये, ठीक है ना, एकांकी। अब देखिए 39, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार करुड़ालय, जयशंकर प्रसाद, अनघ, मैथिली शरणगुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरणगुप्त या अंधायु धर्मवीर भारती। कौन सा माना जाता है प्रथम गीत नाट्य? तो इसका हो जाएगा आपका करुड़ालय, ठीक है, ऑप्शन ए करुड़ालय जयशंकर प्रसाद का। अब देखिए हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुड़ालय है और इसके रचनाकार कौन है? छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। आपको पता होगा कि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद में 4 स्तंभ माने जाते हैं जो कवि चातुष्टय में भी आते हैं। कौन कौन है आपको पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंद पंत है और महादेवी वर्मा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 40वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूप है एकांकी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक या गीत नाट्य? अभी हम लोग पढ़े हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। क्या है ये बताइए? तो आप लोगों का आंसर आ ही गया होगा, ये क्या है? गीत नाट्य है, ठीक है ना। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुड़ालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गीत नाट्य। यह 1 अंक में लिखा गया है, ठीक है, यह 1 अंक में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी सज्जन, और भी इनके देखिए एकांकी सज्जन, एक गुण तथा प्रायश्चित है, जबकि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी आदि इनके ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये जयशंकर प्रसाद। 41, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है बताइए? तो इसका हो जाएगा आपका 41 का सी, चाणक्य, ठीक है। अब देखिए विशाख दत्त द्वारा लिखा मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने लिखा है इसको। नाटक का नायक चाणक्य है। यह नाटक 7 अंकों में लिखा गया है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें प्रमुख पात्र नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेतु, छपड़क, चंदनदास और शंकरदास, करभक्त आदि हैं, ठीक है ना। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी आप लोग जानते चलिए। अगला देखिए भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, ठीक है, और साथ में ये भी बताइए कि भारत दुर्दशा है किसका, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 6। अब देखिए अभी मैंने पूछा भी है, आप लोगों को पता भी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दशा एवं उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। आगे देखते हैं 43, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे, इसके पहले हम लोग अभी पढ़े भी हैं, आप लोग बताइए। ये सारे प्रश्न तो बहुत आसान है। इसका हो जाएगा आपका मोहन राकेश, ठीक है ना। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं और इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस आदि हैं, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े भी हैं, ठीक है। 44वां देखिए हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आप लोग सबके सामने ये प्रश्न कई बार आया होगा, बताइए। तो आप लोगों को पता होगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब देखिए महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं चीज़ें। महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा की अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं टूट टूट कर झलक मारती रहती हैं, ठीक है ना। रहस्यवाद की भावना भी देखिए इनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। छायावादी कवित्री तो है ही, और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि रहस्यवाद की भावना इनकी कविताओं में देखा जाता है। और इनका जो एक प्रतीक कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ये दीपक और बादल को मानती थी, है ना, दीपक बादल। और किस दर्शन से प्रभावित थी? तो बौद्ध से, ये तो आपको पता ही होगा। 45वां देख लीजिए, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी, तो आपको ये भी पता होगा, ये निराला जी का है, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता पंचवटी प्रसंग के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। कहाँ संकलित है? परिमल में संकलित है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, बताइए। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? पल्लव है, कामायनी है, लहर है या झरना है, बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झरना, ठीक है ना। अब देखिए झरना जो है
छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है और वर्ष 1918 में जयशंकर प्रसाद की झरना नामक रचना प्रकाशित हो चुकी थी तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, तो झरना को हम लोग मानते हैं। अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन सी है, बताइए। अंतिम कविता कौन सी है? तो इसका हो जाएगा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है वर्ष 1960 में प्रकाशित निराला की यह कविता सांध्य काकली में संकलित है। ठीक है ना, सांध्य काकली में। और निराला ने वर्ष 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा वर्ष 1938 में तुलसीदास की रचना की है। इंपॉर्टेंट है, राम की शक्ति पूजा वर्ष 1936 में, तुलसीदास का 1938 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कामायनी का मूल दर्शन क्या है, बताइए। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ठीक है ना, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन है। 49, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? बहुत आसान है, बताइए। चिंता सारा 15 सर्ग में है। ठीक है ना, अभी इतना भी मैं हिंट दे रही हूँ, 15 सर्ग में है और सारे 15 सर्ग आप याद करिएगा, पूछ सकता है। और ये भी देखिएगा किस नंबर पे कौन सा है, पहले कौन सा है, अंतिम कौन सा है, इस नंबर पे उस नंबर पे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना, कामायनी का भी मैंने बताया कि 15 सर्ग में है, तो ये सी हो जाएगा। अब देखिए, चिंता जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का शीर्षक है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रथम सर्ग का है ना। चिंता आशा श्रद्धा काम से शुरू होता है। मुझे तो सब मैंने ये सब याद भी कर लिया था, शायद आप भूले कुछ एक के बीच में। जो चिंता आशा श्रद्धा काम ऐसे है। अब कामायनी में कुल 15 सर्गों में देखिए, चिंता आशा श्रद्धा काम, वासना लज्जा कर्म ईर्षा और ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य का आनंद शामिल तथा आनंद शामिल। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब देखिए, चिंता आशा श्रद्धा काम, ऐसे याद कर लीजिए। चिंता आशा श्रद्धा काम बोल बोल के गाने की तरह से, चिंता आशा श्रद्धा काम। ठीक है, अब काम के बाद आप पॉज लगा दीजिए थोड़ा सा। अब भाई 15 है ना, तो इकट्ठा नहीं याद होगा, तो काम के बाद आप एक पॉज लगा दीजिए, मतलब एक लाइन खींच दीजिए। 15 लिख लीजिए और काम के बाद एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद आता है, जब काम होता है, अब देखिए, फिर वासना जागृत होती है तो फिर लज्जा आती है। ठीक है, और फिर कर्म बढ़ता है, क्या? ईर्ष्या का कर्म बढ़ जाता है। ठीक है ना, वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या। अब 4 के बाद फिर एक पॉज लगा दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब ईर्ष्या के बाद तब क्या होता है? ईड़ा स्वप्न संघर्ष। अब क्या आता है तब? ईड़ा समझिए बुद्धि से संबंधित है ही इसमें, कामायनी में बुद्धि संबंधित। तो ईड़ा स्वप्न, ईड़ा मतलब बुद्धि हमारी काम करती है, तो हमारा स्वप्न जो है संघर्ष में बदल जाता है। 3 को लीजिए, लगाइए पॉज एक। फिर उसके बाद क्या आता है? निर्वेद दर्शन। अब निर्वेद में भी देखिए ऊपर एक र है, दर्शन में भी ऊपर एक र है, तो ऐसे याद करेंगे। निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। जब निर्वेद का दर्शन होता है तो रहस्य में भी क्या होता है? आनंद आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से 15 याद हो जाएंगे, 2-4 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। 50वां लास्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? अब भाई अभी हम आपको बताए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से बताइए, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख हैं। इसमें आपको कवि चातुष्टय में महादेवी वर्मा भी आ जाएंगी। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज 50 हम लोग का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 50 मतलब हुआ 40 मान के चलिए। 30 हम लोग का 20 कल ही हो गया था, 30 ही, और 10 मैंने अलग से कराया है। तो चलिए ठीक है, और भी प्रश्न मैं देखती हूँ अलग से, और भी लेके आती हूँ कुछ, और भी अपनी ट्रिक्स भी बताती रहूँगी बीच में, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। और तो ठीक है, ट्रिक्स भी मैं बताती रहूँगी, उपन्यास नाटक जो मैंने बनाया था जो संभव हो सकता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।